हमने लास्ट लेक्चर में चक्रीय ग्रुप पढ़ लिया था, उसकी थ्योरम्स और एग्जांपल्स भी हमने सोल्व कर लिए थे। अब इस यूनिट का हमारा नेक्स्ट पोर्शन है क्रमचय ग्रुप, जो कि हमारा चैप्टर 3 है। ये फर्स्ट यूनिट है। आपकी फर्स्ट यूनिट में सेकंड और थर्ड चैप्टर, ये दोनों चैप्टर है वो भी कम्प्लीटली है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड चैप्टर, जो कि है क्रमचय ग्रुप, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन। देखिए, क्रमचय क्या होता है? एक परिमित समुच्चय के स्वयं पर ही एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण को क्रमचय कहते हैं। एक परिमित समुच्चय के स्वयं पर ही एकाकी आच्छादक, आपने मैपिंग तो पढ़ी है, फलन। नॉर्मली हम जब मैपिंग डिफाइन करते हैं तो कि F A to B, यही फलन हम डिफाइन करते हैं, जहाँ A प्रांत और B परिसर कहलाता है। अब बात यह आती है कि क्या कह रहा है कि एक परिमित समुच्चय के स्वयं पर ही एकाकी आच्छादक, कि हमारे पास एक समुच्चय है और वो समुच्चय भी कैसा हो? परिमित हो। तो मैंने मान लिया कि जो मेरा S है वो कैसा समुच्चय, एक समुच्चय और जो कि मेरा परिमित समुच्चय है, और इसका स्वयं पर ही एकाकी आच्छादक, यानी इसका खुद पर ही डिफाइन होगा, यानी F सच डेट S टेंस टू S। आगे बात समझ में, F S से S पर, जहाँ S मेरा एक परिमित क्या है? समुच्चय है, तब एक ये जो S है जो मेरा एक परिमित समुच्चय है, जिसका स्वयं पर ये कैसा होना चाहिए? एकाकी होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। अगर ये फलन मेरा एकाकी भी है और आच्छादक है तो ये S क्या कहलाएगा? क्रमचय कहलाता है। आगे बात समझ में, तो एक परिमित समुच्चय के स्वयं पर ही एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण को क्रमचय कहते हैं। अर्थात यदि फलन f समुच्चय S का क्रमचय, जो मेरा फलन f है वो क्या डिफाइन किया है? समुच्चय S का अगर क्रमचय है तो ये क्रमचय कहलाता है। कब होगा? कि अगर f की S से S पर ही मैपिंग डिफाइन हो, f है जो मेरा एकाकी प्रतिचित्रण हो और f आच्छादक प्रतिचित्रण हो। एकाकी प्रतिचित्रण आपने पढ़ा ही होगा कैसे होता है, कि अगर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, जहाँ ये a और b हम नॉर्मली किसी भी सेट से डिफाइन करते हैं, तो क्या प्रूफ करना होता है? a इज इक्वल टू b, यही प्रूफ करते हैं। दूसरा एक और एकाकी का डिफाइन होता है कि f ऑफ a अगर नॉट इक्वल टू है f ऑफ b के, तो a इज नॉट इक्वल टू b के। क्लियर है? जहाँ ए और बी। और आच्छादक के लिए हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी मेरा फंक्शन जो कि सेट का ही है, f ऑफ x इज इक्वल टू x होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। तो कोई भी एक समुच्चय जो कि परिमित समुच्चय है क्रमचय कहलाता है, अगर इसका स्वयं पर ही क्या हो? एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण हो। क्लियर है? अब देखिए, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को क्रमचय की घात या अंशांक कहते हैं। इस जो परिमित समुच्चय होगा हमारे पास, जो हमारा समुच्चय है S, ये परिमित समुच्चय, इसमें जितने अवयव होते हैं उन अवयवों की संख्या क्या कहलाती है? उस क्रमचय की घात कहलाती है। अगर समुच्चय में 2 एलिमेंट है तो क्रमचय की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। 5 एलिमेंट है तो क्रमचय की घात 5 हो गई। क्लियर है? नाउ सेकंड देखिए, यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो उसके फैक्टोरियल n क्रमचय होंगे। इसका मतलब देखिए, हमें इसी तरीके से डिफाइन करना है कि मेरे पास एक परिमित समुच्चय है और उस समुच्चय में कितने अवयव है? n अवयव है, तो उस समुच्चय के जो क्रमचय होंगे वो कितने होंगे? फैक्टोरियल n होंगे। अगर 2 एलिमेंट है सेट में तो फैक्टोरियल 2 यानी 2 क्रमचय होंगे। 3 एलिमेंट है अगर सेट में तो फैक्टोरियल 3 यानी 3 क्रमचय होंगे उसके। आगे बस में, तो परिमित समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उतने ही फैक्टोरियल उसके क्रमचय होते हैं। तो अगर n अवयव है तो उसके क्रमचय कितने होंगे? फैक्टोरियल n होंगे। नाउ यदि S एक परिमित समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं, तो इस समुच्चय के फैक्टोरियल n क्रमचय होंगे और इन क्रमचयों के समुच्चयों को Sn से निरूपित करेंगे। देखिए इसका क्या कह रहा है, हमें ये तो पढ़ लिया था कि अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट होते हैं तो उसके कितने क्रमचय बनते हैं? फैक्टोरियल n क्रमचय होते हैं, और उसे हम किससे डिनोट करते हैं? Sn से। अगर मेरे पास सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं तो इसके क्रमचय तो हो गए 2 फैक्टोरियल 2 यानी 2, और इसके जो क्रमचय जो भी बनेंगे उसे किससे डिनोट करोगे? S2 से। आगे बात समझ में ना। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्रमचय हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है मेरे पास S इज इक्वल टू ए बी। देखिए S इज इक्वल टू ए बी,
मेरे पास इसमें कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, तो क्रमचय की घात 2। अब बात करती हूँ कि इसके कितने क्रमचय बनेंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट है और क्रमचय कितने होंगे, फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 2, तो इसके 2 क्रमचय होंगे। क्लियर है। अब इसके क्रमचय को मैं F1 और F2 से डिनोट करती हूँ। देखो किस तरीके से होगा, मैं इनके क्रमचय को किस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ। नॉर्मली अगर मैं आपको एक एग्जांपल से डिफाइन करवाती हूँ, छोड़िए आप यहाँ पर देखिए, इसे हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ए और बी। एक मैपिंग अगर मैं डिफाइन करती हूँ एफ की एस से एस पर, तो अब देखिए मैपिंग किस तरीके से डिफाइन हो सकती है। 2 हो सकता है कि या तो जो ए है उसका जो प्रतिचित्रण है यानी जो उसकी इमेज है वो बी हो और बी की इमेज ए हो, एक ये मैपिंग डिफाइन हो सकती है। दूसरी मेरी जो मैपिंग होगी वो ये हो सकती है कि ए की इमेज ए ही हो और बी की इमेज बी हो। सिर्फ ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है जब आप, क्योंकि इसका खुद से खुद पर ही मैपिंग डिफाइन कर रहे हो। इसी तरीके से इसमें भी ए और बी 2 एलिमेंट हो गए, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट हो गए। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है इस मैपिंग की कि ए की इमेज ए हो और बी की इमेज बी हो, आगे बस में। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये है कि ए की इमेज तो बी हो और बी की इमेज ए हो। इसके अलावा कोई और, जिसमें तो चांस है नहीं कि आप इसकी और कोई इमेज बना सकते हो, तो सिर्फ यही होंगे। तो यानी इसके कितने क्रमचय हो गए, 2, F1 और F2। और हम क्रमचय को किससे डिनोट करते हैं, Sn से, तो यानी Sn कितना है 2, S2 इसके क्रमचय हो गए F1 और F2। आगे बात समझ में। इसी तरीके से अगर मैं 3 एलिमेंट के ऊपर बात करती हूँ कि मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। देखिए मैंने सेट एफ डिफाइन कर लिया जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 है, ए बी और सी। तो इसके कितने क्रमचय होंगे, फैक्टोरियल 3, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल n क्रमचय बनते हैं यानी 6। इसके 6 क्रमचय बनेंगे। अब मेरे पास क्योंकि मैपिंग होती है वो खुद से खुद पर ही डिफाइन होती है, स्वयं पर ही, तो यहाँ पर जो इमेजों की पॉसिबिलिटीज होगी हम वो डिफाइन कर सकते हैं। आप उसी से क्रमचय, जो क्रमचय डिफाइन करोगे वो इमेज से ही डिफाइन करोगे। आगे बात समझ में। नाउ सबसे पहले मैं एक मेरा पहला क्रमचय बनाती हूँ ए बी और सी। देखिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहली कि ए की इमेज ए हो, बी की इमेज बी हो और सी की इमेज सी हो। यहाँ कोई इमेज डिफाइन नहीं की है तो हम क्रमचय इसी तरीके से बनाएंगे। तो ए बी और सी हो गया एक क्रमचय। नाउ सेकंड में बात करती हूँ F2। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज ये कि ए की इमेज तो ए है लेकिन बी की इमेज सी और सी की इमेज बी हो, तो यानी ए की इमेज तो ए है, बी की इमेज सी और सी की इमेज बी, यही हो गया। तीसरे की मैं बात करती हूँ, एलिमेंट तो ऊपर लिख ही रही हूँ। तीसरी पॉसिबिलिटीज ये है कि बी की इमेज तो बी ही हो और ए की इमेज सी हो और सी की इमेज ए हो, तो ए की इमेज सी, बी की इमेज बी और सी की इमेज ए। क्लियर है। चौथी जो पॉसिबिलिटीज है वो है मेरी कि सी की इमेज तो सी हो लेकिन ए की इमेज बी हो और बी की इमेज ए हो, तो ए बी सी, बी की इमेज ए हो, सॉरी ए की इमेज बी, बी की इमेज ए और सी की इमेज सी। F5, ठीक है। अब मैं ये डिफाइन करती हूँ तीनों, हमने 4 पॉसिबिलिटीज तो डिफाइन कर ली है हमने। नाउ आप देखिए ए बी सी, 5 ही पॉसिबिलिटीज क्या है ऊपर से लिखते हैं कि ए की इमेज तो क्या हो, सी हो, बी की इमेज ए हो और सी की इमेज ए हो। ए की इमेज सी हो गई, बी की इमेज ए होगी और सी की इमेज ए होगी। क्लियर है ये चीज आपको आगे समझ में। नाउ और लास्ट प्रॉपर्टीज अगर डिफाइन करूँ तो ये होगा कि ए की इमेज तो क्या हो, बी हो, बी की इमेज सी हो और सी की इमेज ए हो। अब आप इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज देखिए क्या आपकी बन सकती है। इन 6 मैपिंग के अलावा आपको और कोई मैपिंग नहीं मिलेगी कि ए बी सी की इमेज इस तरीके से हो। तो यानी इसके कितने क्रमचय हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 क्रमचय बन गए। सेट हो गया S3 जिसमें F1 F2 F3 F4 F5 और F6। तो जो हम क्रमचय डिफाइन करते हैं वो यही करते हैं क्योंकि जो मैपिंग डिफाइन होती है वो उसकी खुद पर ही डिफाइन होती है, S से S पर ही डिफाइन होती है। तो वहाँ पर यही चेक कर सकते हैं कि जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनकी इमेज क्या क्या हो सकती है। हमने यहाँ पर ही चेक यही किया था कि एक पहला केस तो यही होता है कि उसकी इमेज वो खुद ही हो, ए की ए हो, बी की बी हो, और बाकी पॉसिबिलिटीज हम निकाल सकते हैं जिससे एलिमेंट से होंगे। क्लियर है। S4
फैक्टोरियल 4 24 क्रमचे बनेंगे, लंबा है, वो आपके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए S2 और S3 था, यही काफ़ी है। S4 में 24 क्रमचे बनेंगे, चाहो तो आप प्रैक्टिस कर लेना, ABCD 4 एलिमेंट ले लेना और फिर इमेजेस डिफाइन करना, याद रखना 4 हैं, तो इमेज आप जब डिफाइन करोगे तो उस तरीके से ही डिफाइन करोगे, एक बार चारों की खुद हो, फिर किसी एक की तो सेम हो, 3 की अलग हो, 3 की सेम हो, 1 की अलग हो, इस तरीके से आपके 24 क्रमचे आपको डिफाइन हो जाएंगे। आप चाहो तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये होते हैं हमारे क्रमचे कि किसी भी परिमित समुच्चय की स्वयं पर एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण क्रमचे कहलाता है। अगर किसी समुच्चय में n एलिमेंट हैं तो उसके फैक्टोरियल n क्रमचे होंगे और उन्हें Sn से व्यक्त करते हैं, और समुच्चय में अवयवों की संख्या क्रमचे की घात कहलाती है। क्लियर है? ये थे आपके एग्जाम्पल्स जो मैंने 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट पे लेके आपको डिफाइन कर दिया था। क्लियर है? नाउ अब हम इसके आगे पढ़ते हैं हमारा कि क्रमचे गुणन क्या होता है। देखिए, माना कि f तथा g किसी समुच्चय S जिसमें n अवयव हैं के 2 क्रमचे हैं, तो f तथा g के गुणनफल को संयुक्त फलन फोग या गोफ से व्यक्त करते हैं। देखिए, आपने फलन, सबसे पहले मैं नॉर्मली आपको डेफिनेशन में डिफाइन करती हूँ। फलन तो हम सब ने पढ़ा है, ठीक है। जब 2 फलनों का मल्टीप्लाई हम जब करते हैं कि कोई भी 2 फलन हमें दे दिए और उन दोनों फलनों का अगर हम गुणनफल निकालते हैं तो वो गुणनफल आप किस तरीके से निकालते हो, फोग से या फिर गोफ से। फोग का मतलब क्या हो गया, एफ जी ऑफ एक्स, यहाँ मैंने एक्स नहीं लिखा है, आप लिख लेना, इसे समझा रही हूँ। और गोफ का मतलब क्या है, जी इज फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पहले जो एक्स जी फंक्शन में ऑपरेट है उस तरीके से, और फिर एफ पर, यहाँ पहले एफ पर और फिर उसे जी पे ऑपरेट करते। फलनों को तो आपने यही पढ़ा है, मैंने ग्रुप में आपको ऐसे एग्जाम्पल भी करवाया था जिसमें आपके F1, F2, F3, F4 4 दे रखे थे, ठीक है। अब यहाँ हम क्रमचे की बात करते हैं तो ये भी उसी तरीके से डिफाइन होंगे कि हमारे पास कोई भी समुच्चय S है जिसमें 2 अवयव हैं, तो उस समुच्चय के 2 क्रमचे F तथा G, उसके गुणनफल को हम फोग या गोफ से व्यक्त करते हैं। तो F तथा G किसी समुच्चय S जिसमें n अवयव हैं के 2 क्रमचे हैं, कि F और G किसके क्रमचे दिए हैं, S के क्रमचे दिए हैं जिसमें n अवयव हैं। तो F और G के जो गुणनफल है उसको संयुक्त फलनों से फोग या गोफ से व्यक्त करते हैं। मतलब क्या है कि F और G बिलोंग्स टू Sn। Sn का मतलब है आपका पास जो परिमित समुच्चय है जिसमें n अवयव है, यहाँ n लिखा है, इसका मतलब उसमें n अवयव है और इस परिमित समुच्चय है। F और G इस परिमित समुच्चय S जिसके n अवयव उसके 2 अवयव है, तो इनका क्रमचय गुणन क्या होगा, फोग, यानी फोग x, यानी इसे कैसे ऑपरेट करोगे, f इज फंक्शन ऑफ g ऑफ x, और गोफ यानी g इज फंक्शन ऑफ x, जहां x किसका एलिमेंट होगा, s का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। अब हम इसे एग्जांपल से भी क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए, आपको एक सेट दे दिया S, एक जिसमें 4 एलिमेंट 1 2 3 और 4, और F और G इसके 2 क्रमचे दिए, और चूंकि इसमें 4 एलिमेंट है तो कितने घात का क्रमचे, 4 घात का क्रमचे। आगे बस में अब ये आपको दे दिए F और G, ये 2 एलिमेंट आपको, यहाँ पे आपको 2 क्रमचे दे दिए। अगर मैं यहाँ पर देखो 1 की इमेज यानी प्रतिबिंब क्या है, 1 F में 3, 2 का प्रतिबिंब क्या है 1, 3 का प्रतिबिंब 4 और 4 का प्रतिबिंब 2, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन होगा। G में बात करती हूँ तो G में 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 4 है और 4 का प्रतिबिंब 1 है। आगे बस में अब सबसे पहले मैं फोग में निकालती हूँ, तो सबसे पहले x में जगह क्या है 1 2 3 और 4, तो 1 के लिए निकालती हूँ फोग 1। आप इसे कैसे लिख सकते हो, f इज फंक्शन g ऑफ 1, यानी इसका मतलब क्या है कि g में 1 की इमेज यानी 1 का प्रतिबिंब, 1 का प्रतिबिंब क्या है 2 आ गया यहाँ पे। अब इसका क्या मतलब है कि f में 2 का प्रतिबिंब क्या होगा, तो f में 2 का प्रतिबिंब क्या हो गया 1, तो यानी फोग गुणनफल संयुक्त फलन में फोग 1 की इमेज क्या आ गई आपकी 1 आ गई। अब इसी तरीके से 2 के लिए निकालती हूँ तो G में 2 की इमेज क्या है 3, क्लियर है। और अब ये F पे ऑपरेट हो रहा है तो F में 3 की इमेज कितनी है 4, तो यानी गुणनफल में फोग में 2 की इमेज कितनी हो गई 4। अब 3 के लिए निकालती हूँ तो G में 3 की इमेज कितनी है 4, अब ये F पे ऑपरेट हो गया, F में 4 की इमेज कितनी है 2, तो यानी फोग जो 3 की इमेज है वो कितनी हो गई 2।
अब इसी तरीके से 4 की इमेज निकालती हूं तो देखिए जी में 4 की इमेज कितनी है 1, क्लियर है। अब ये एफ पे ऑपरेट हो गया तो एफ में 1 की इमेज कितनी है 3, तो ये एफ और जी के दिए थे ये फोग में निकाल लिए। 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का 4, 3 की 2 और 4 का 3, तो अब आप इसका गुणनफल निकाल सकते हो। फोग इज इक्वल टू सबसे पहले चारों एलिमेंट लिखोगे 1, 2, 3 और 4। अब उनकी इमेज लिख दोगे। 1 की इमेज क्या मिली थी हमें 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 2 और 4 की इमेज 3, ठीक है। ये तो मिल गया आपको इन दोनों क्रमचय का गुणनफल फोग में। अगर मैं गोफ में बात करती हूँ तो गोफ में पहले किससे एफ पे ऑपरेट होगा, इसी तरीके से लिखोगे 1 की इमेज के लिए गोफ 1 यानी जी इज फंक्शन एफ ऑफ 1। अब ये एफ पे ऑपरेट हो रहा है तो यानी क्रमचय एफ में 1 की इमेज क्या है 3, लिख दिया हमने। अब ये जी पे ऑपरेट हो गया, जी में 3 की इमेज क्या है 4, क्लियर है ना। अब 2 के लिए बात करती हूं तो एफ में 2 की इमेज कितनी है 1। अब ये जी पे ऑपरेट हो गया, जी में 1 की इमेज कितनी है 2, क्लियर है ना। 3 के लिए बात करती हूँ एफ ऑफ 3, एफ में 3 की इमेज कितनी है 4, क्लियर है। अब ये जी पे ऑपरेट हो गया, जी में 4 की इमेज कितनी है 1 ना। 4 पे देखिए F4, F में 4 की इमेज कितनी है 2 और G में 2 की इमेज कितनी है 3, बन गया। गोफ में 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 1 और 4 की 3। बना दीजिए क्रमचय 1, 2, 3, 4, चारों एलिमेंट आप सबसे पहले लिख लोगी। 1 की इमेज 4, 2 की 2, 3 की 1, 4 की 3, क्लियर है। आगे आपको ये चीज समझ में। अब इसका सेकंड मेथड भी है मेरे पास जो मैंने यहाँ लिखा है। अब मैं आपको सबसे पहले सेकंड मेथड रफली आपको समझाती हूँ कि क्या होगा, ठीक है। आप सबसे पहले फोग निकाल रहे हो क्रमचयों का गुणनफल। ये तो जब फलनों को इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हो तो फोग व गोफ में लिख दिया। अब मैं डायरेक्ट अगर इसमें तो आपका लंबा प्रोसेस लगेगा जब आप इस तरीके से निकालोगे। हम सिंप्लीफाई भी इसको बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे, आपके पास दो क्रमचय दिए हैं, एक एफ और इंटू जी, इन दोनों क्रमचयों का गुणनफल निकालना है ना। तो एफ इंटू जी कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको इधर देखो यहाँ पे कौन सा क्रमचय जी, तो आप सबसे पहले जो जी है आपका क्रमचय उसको एज इट इज लिख दोगे 1, 2, 3, 4। ये है यहाँ पे देखिए जी आपका ये 2, 3, 4, 1। जी जो यहाँ पर इधर की साइड होगा राइट साइड में, आप उसे सबसे पहले उस क्रमचय को एज इट इज लिख दोगे। ये दो क्रमचय। अब मैं इसकी बात करती हूँ एफ के लिए। यहाँ पर आप एफ एज इट इज नहीं लिखोगी, क्या करोगे, जो आपने सबसे पहले ये वैल्यू लिख लिया है जी, इसके जो नीचे वैल्यूज लिखी हुई उसको एज इट इज आप यहाँ ऊपर लिख दो 2, 3, 4 और ये 1। आ रही है आपको बात समझ में। सबसे पहले जो राइट साइड में क्रमचय है उसे एज इट इज लिख दीजिए और फिर जो लेफ्ट साइड का क्रमचय होगा उसमें ऊपर वो वैल्यूज लिखी ली जो इसके नीचे। तो यहाँ क्या थी 2, 3, 4, 1 आ गई। अब एफ में इन एलिमेंट की इमेज देखिए, सबसे पहले 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, 1 की इमेज 3। और जब आप इनका गुणनफल सोल्व करोगे तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, ऊपर वैल्यू 1, 2, 3, 4 एज इट इज और नीचे हो गया 1, 4, 2, 3। आप इन्हें कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये लिखोगे सिर्फ 1 की इमेज। अब देखिए आपने जो आपने फोग निकाला था, यहाँ देखिए 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4 सेम, 3 की इमेज 2 क्लियर, 4 की इमेज 3। आगे बात समझ में निकल गया सेम। अब आप इसी तरीके से जी इंटू एफ का निकाल सकते हो गुणनफल। अब देखिए यहाँ राइट साइड में क्या है एफ है, तो आप अब एफ को जो है वो एज इट इज लिख दोगे। आपका एफ क्या है 1, 2, 3, 4 और नीचे इमेज है 3, 1, 4, 2। अब मैं जी के लिए बात करती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर वही वैल्यूज लिखोगे जो यहाँ नीचे है 3, 1, 4, 2। अब जी में हर एक एलिमेंट की इमेज देखिए, जी में 3 की इमेज कितनी है 4, 1 की इमेज 2, 4 की इमेज 1 और 2 की इमेज 3। यही है, ये इसके ऊपर और ये नीचे कैंसिल आउट। आपका जो बचेगा लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, ये ऊपर ये नीचे 4, 2, 1, 3। चेक कर लीजिए आपको ये देखिए
1 की इमेज 4, क्लियर है, 2 की इमेज 2 सेम है, 3 की इमेज 1 और 4 की इमेज 3। तो इस तरीके से हम इजी, क्योंकि अगर आप इस गोफ और फोग में निकालते हो तो आपका ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम वेटेज है। तो आप इस तरीके से भी दो क्रमचयों का गुणनफल निकाल सकते हो जो इजीली सोल्व होगा। आगे बात समझ में ना, यही मैंने आपको यहाँ पर सोल्व किया था। अब देखिए कि दो क्रमचयों की तुल्यता, कि कोई भी दो क्रमचय कब बराबर कब तुल्य कब होंगे एक दूसरे के। अगर नॉर्मली डेफिनेशन बात करें तो वो बराबर कब होंगे एक दूसरे के। देखिए माना f तथा g कोई दो समान घात n के क्रमचय हैं जो कि एक n अवयवों के परिमित समुच्चय s पर परिभाषित है तथा इनमें से प्रत्येक समुच्चय s के स्वयं पर एकाकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रण है, तब ये क्रमचय तुल्य होंगे यदि वे प्रतिचित्रण समान है। देखिए नॉर्मली हम बात करते हैं, मेरे पास दो क्रमचय f और g, दोनों क्रमचय f और g किस घात के क्रमचय हैं, n घात के क्रमचय, जो किस पर डिफाइन हो रहे हैं, परिमित समुच्चय s पर डिफाइन हो रहे हैं जिसमें n अवयव हैं। आगे बात समझ में, और समुच्चय है वो स्वयं पर ही क्या है, एकाकी और आच्छादक प्रतिचित्रण है। सबसे पहले इतनी ही बात होगी कि f और g कोई दो क्रमचय समान घात के, ठीक है, दोनों की घातें समान है, दोनों में n एलिमेंट हैं और ये डिफाइन है परिमित समुच्चय s पर जिसमें n अवयव है और जो कि स्वयं पर क्या है, एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो ये क्रमचय तुल्य कब होंगे, अगर प्रतिचित्रण समान हो, यानी इन दोनों क्रमचयों का जो प्रतिचित्रण आप निकालोगे, मैपिंग निकालोगे, जितने भी एलिमेंट हैं उनकी मैपिंग निकालोगे, इमेज प्रतिबिंब यानी प्रतिचित्रण, वो क्या हो, दोनों का समान हो, तो ये क्रमचय क्या कहलाएंगे, तुल्य कहलाएंगे। अर्थात f is equal to g is if and only if f of x is equal to g of f x for all x belongs to s। इसका मतलब है कि दोनों क्रमचय बराबर होंगे यदि इन दोनों की जो इमेज है वो बराबर हो, प्रतिबिंब। अगर इसकी भी 1 की इमेज सेम, 1 दोनों की 1 की इमेज सेम हो, 2 की भी सेम हो, 3 की भी सेम हो और 4 की भी सेम हो, तो दोनों तरफ से अप्लाई होता है कि इनकी इमेज सेम हो। क्लियर है ना। तत्समक क्रमचय, देखिए यहाँ पर भी नॉर्मली अगर मैं डेफिनेशन आपको बात करूँ, आपने तत्समक अवयव का अस्तित्व पढ़ा था। वो क्या था कि आप एक ऐसे अवयव से संक्रिया कराएं एक ही कि आपको वही एलिमेंट वापस मिल जाए। यहाँ तत्समक क्रमचय ऐसा हो, यहाँ पे जो तत्समक क्रमचय आप डिफाइन करोगे वो क्या होगा कि प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण क्या हो, स्वयं पर हो, ए का ए पर हो, यानी ए की इमेज ए हो, बी की बी हो, सी की सी हो, यानी हर एक अवयव का जो प्रतिचित्रण हो वो खुद हो, उनकी इमेज स्वयं मिले। जैसे हमने दो एलिमेंट किए थे ए और बी, तो हमने एक मैपिंग डिफाइन की थी, ए की इमेज ए थी और बी की इमेज बी थी। दूसरे में भी एक हमने डिफाइन किया 3 एलिमेंट का, तो एक क्रमचय डिफाइन किया था, ए की इमेज ए, बी की बी और सी की सी। तो वो दोनों कैसे क्रमचय थे, तत्समक क्रमचय थे। तो देखिए यदि परिमित क्रमचय S जिसमें n अवयव है का एक क्रमचय इस प्रकार हो कि प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण स्वयं पर हो, आगे बात है, प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण स्वयं पर हो, तो वो तत्समक क्रमचय कहलाता है। और तत्समक क्रमचय को I से व्यक्त किया जाता है, मतलब I of x इज इक्वल टू x। इसका मतलब है कि आप x के ऊपर को जो इमेज लगा रहे हो वापस आपको एलिमेंट x ही मिलना चाहिए, इसकी मैपिंग वो खुद ही डिफाइन होनी चाहिए जहाँ x s का एलिमेंट होगा। जैसे यदि s इज इक्वल टू x1 x2 xn n एलिमेंट है तो इसका तत्समक क्रमचय देखिए, x1 की इमेज x1, x2 की x2, x3 की x3 और xn की xn। प्रतिलोम क्रमचय, यहाँ देखिए आपने जो वहां पर पढ़ा था प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, यहाँ पर भी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व वही होगा। वहां क्या करते थे, ऐसे अवयव से संक्रिया कराते थे कि आपको तत्समक अवयव मिले। यहाँ पर भी ऐसा क्रमचय होना चाहिए कि उसकी जब किसी दूसरे क्रमचय से गुणनफल कराओ तो आपको तत्समक क्रमचय मिलना चाहिए, यानी हर एक अवयव का प्रतिचित्रण स्वयं पर ही हो। तो देखिए यदि किन्हीं दो क्रमचयों का गुणनफल तत्समक क्रमचय हो तो ऐसे दो क्रमचयों को एक दूसरे का प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। आगे बात समझिए कि अगर दो क्रमचयों को जब आप गुणनफल कराएं तो कैसा मिले, तत्समक क्रमचय मिले, यानी हर एक अवयव का प्रतिचित्रण स्वयं पर ही हो तो क्या कहलाता है, प्रतिलोम क्रमचय कहलाता है। प्रतिलोम क्रमचय को F इनवर्स से व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है कि इस क्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय ये है, आगे बात समझ में, इस क्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय ये है। जब आप चेक करोगे तो आपको वही एलिमेंट वापस मिल जाएगा।
ठीक है। बाकी मैं आपको प्रतिलोम क्रमचय कैसे फाइंड करते हैं वो भी निकालने बता दूंगी, लेकिन सिर्फ अब ये डेफिनेशन ही समझ में रखना कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये नहीं कि आपने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आई नहीं मिलेगा। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन याद रखनी है अभी आपको कि ऐसे दो क्रमचय जिनका गुणनफल तत्सम क्रमचय और प्रतिलोम क्रमचय कहलाता है। और अब एफ इनवर्स, क्योंकि आपका ये प्रतिलोम है और इसका प्रतिलोम क्रमचय ये दिया हुआ है। अब प्रतिलोम क्रमचय कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। आगे ये बात समझ में, अभी सिर्फ डेफिनेशन। अगर आपको इस क्रमचय के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थ्योरम भी कराऊंगी, और जब मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी तो वहाँ इनवर्स फाइंड करना आपको इजीली आ जाएगा।